वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो। जी हाँ, बहुत सारी बातें इसमें मैं आपके साथ करने आ गई हूँ। अभी कुछ देर पहले हमने बात करी है प्रोसेस्ड फूड पर, किस तरह देखिए हमारा खान पान ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ, सस्टेनेबल लाइफ के लिए, क्योंकि अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है हम अच्छा खाना। और खान पान से जुड़ी अब देखिए बातें तो हम करी हैं हमने, लेकिन खान पान से जुड़ी देखिए बातें हो चुकी हैं, तो इसके साथ साथ बैलेंस बनाते हुए बात चल रही है अब एक्सरसाइज यानी कि फिटनेस की। और देखिए बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम फिट रहेंगे, तभी तो ये बैलेंस पूरा बनेगा। ऐसा नहीं कि हम खाते जाएं चाहे हम अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज नहीं करें, अगर हम एक्टिव नहीं है, एक्टिविटी बॉडी में नहीं हो रही है, तो हमारे जॉइंट होंगे तो जाम हो जाएंगे। और इसी मुहिम में देखिए जो हमारा आज बात कर रहे हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। तो देखिए वेलबींग की यहाँ पर गुड हेल्थ की जब बात हो रही है, तो ना सिर्फ हमारी खान पान ज़रूरी है बल्कि एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। और इसी मुहिम में हमारे साथ जुड़ गई हैं आज यहाँ पर डॉक्टर अंकिता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। बहुत सारी बातें वैसे तो मैम ने हमारे साथ कल भी करी थी, लेकिन आज भी मैम आपका मैं दोबारा से अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। थैंक यू साक्षी। कल हाँ बहुत सारे लिसनर्स को हम लोगों ने मोटिवेट करने की कोशिश करी जी कि एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करें और कैसे वो लोग घर पर शायद हमारी कुछ टिप्स से खुद को अपनी हेल्थ को बेटर कर पाएँ। आज फिर आपके साथ बात करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल। और आई होप कि आप सभी को ये जो मज़ा है हम ये जो है अवेयर हम कर सके और अच्छे से बात करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरा यही रहेगा कि हम जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं आके, और चूँकि आज बहुत इम्पोर्टेंट डे भी है, जैसे कि आज जो है डॉक्टर्स डे है, नेशनल डॉक्टर्स डे है। और ऐसे मौके पर देखिए आज हमारे साथ डॉक्टर अंकिता शर्मा यहाँ जुड़ गई हैं। मैम आपको कंग्रेचुलेशंस। आज मतलब मैं कहूँगी कि इतना मतलब वो कहते हैं ना कि एक ऐसी भावना के साथ, इस फीलिंग के साथ कि आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, बस आप सेवा भावना जो होती है, ये एक बहुत ही मतलब मैं कहती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद भी होता है, और आपकी मेहनत है और आपकी वो जो लगन है कि आप सभी के लिए वो जो सेवा भावना से आप काम करते हैं, लोगों को ठीक करने में किस तरह वो फिट रहें, किस तरह वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकें। और हर कोई हम देखिए कहते हैं कि जो भगवान के बाद ना डॉक्टर्स को दर्जा जो दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है और डॉक्टर्स को भी दिया जाता है, क्योंकि हमारी हेल्थ जो होती है उनके हाथ में होती है। अगर हमें कुछ भी हो जाता है तो वो ठीक करते हैं। तो आज देखिए डॉक्टर्स डे है, इस खास मौके पर, इस खास दिन पर हमारे साथ आज बहुत ही खास गेस्ट मेहमान जो है जुड़ गए हैं, डॉक्टर अंकिता शर्मा। आज उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। इसी के साथ आज का एक बहुत ही अहम मुद्दा, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ हेल्थ, फिटनेस, मेडिटेशन और योगा पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हम एक्सरसाइज फिटनेस की बात अगर करें, तो मैम आपसे जानना चाहूँगी, जो कि मेरा पहला सवाल, क्योंकि अब सवालों के सिलसिले अब शुरू हो गए हैं। जी और आपकी इजाज़त हो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद डॉक्टर्स डे के लिए जी। और मैं भी आपके जितने भी लिसनर्स हैं उनमें जो भी डॉक्टर्स हैं या अपने तहे दिल से जो डॉक्टर्स को धन्यवाद करना चाहते हैं, उन सबको मैं भी विश करना चाहूँगी हैप्पी डॉक्टर्स डे टू एवरीवन। और सीरियसली आप हम सब लोगों ने बहुत कोशिश करी, स्पेशली कोविड के टाइम पर, कि हम किस तरीके से आपकी हेल्थ को सस्टेन कर पाएँ, आपकी हेल्थ को बचा करके रख पाएँ, उसे बेहतर कर पाएँ। तो जिन भी लोगों ने उस सब चीज़ों में, जिन डॉक्टर्स ने हमारी मदद करी, उन सबको हैप्पी डॉक्टर्स डे। बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कोविड का टाइम हम कभी नहीं भूल सकते हैं। वो जो था एक दर्दनाक जो टाइम था हमारे साथ, और सभी कहीं ना कहीं ग्रस्त थे, अपने घरों में बंद थे। कुछ लोग अपने घरों में बंद थे, तो कुछ लोग जो थे हमारी सेवा के लिए जो थे, जैसे कहते हैं ना कि रणभूमि में निकल गए थे हमें बचाने के लिए। और वो जो सारे डॉक्टर्स यहाँ मैं कहूँगी, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है सभी को जो बचाने में। और उसके बाद जो हेल्थ सेक्टर था मैं कहूँगी कि वो ग्रो भी किया है। और साथ ही साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने जिस तरह से, आप सभी ने डॉक्टर्स ने मिलकर जो लोगों को बचाया है,
अलग अलग फील्ड के होते हुए अलग अलग हर चीज़ में कोई भी हमें इशू होता था, हम सबसे पहले, और सबसे जी, ज़्यादा जो है, अगर हमारी कोई फैमिली में कोई है जिन्हें हो गया है और अगर फैमिली में कोई डॉक्टर है, तो सबसे पहले शायद से फ़ोन उनके पास बहुत बिल्कुल आए हैं कि भाई ये हो गया है, अच्छा सांस नहीं आ रही है, ये तकलीफ हो रही है, जुकाम, मतलब इनफैक्ट लोग इतना डर गए थे कि अगर हल्का सा कोल्ड भी हो रहा था तो शायद से वो फ़ोन करके कि डॉक्टर बिल्कुल। हो गया है, लग रहा है कोविड हो गया है, तो अब क्या करना चाहिए, क्या एहतियात बरतने चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन करना चाहिए, ये सारी बातें हमें जानी थी। तो उसमें जो है वो एकदम तत्पर खड़े रहे हमारे डॉक्टर्स। तो आज सभी को मैं कहूँगी हैप्पी डॉक्टर्स डे और सल्यूट है आप सभी को। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की बातचीत। और जो हम बात करें वो पहला सवाल जो है मैम जानना चाहूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज की यहाँ बात हो रही है और कहीं ना कहीं एक्सरसाइज जो है उससे हमारी जो फिजिकल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, हमारी एक्टिव जो है हम जो रहती है, बॉडी एक्टिव रहती है। लेकिन ज़रूरी क्यों है ये होना, क्योंकि हम खाना अच्छा खा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज की अगर बात करो तो इसका होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? देखिए साक्षी जी, जैसे हमने कल भी बात करी, एक्सरसाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्दी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। जी। एक्सरसाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप खुद को बहुत सारी बीमारियों से बचा पाएँ। आप जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को हम मेजरली 12 सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक होता है नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। आप एक्सरसाइज करते हैं तो फर्स्ट सिस्टम नर्वस सिस्टम आपका बिल्कुल अच्छा रहता है, आपका ब्रेन ठीक से काम करता है और ऑफ कोर्स अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो आप इंटेलिजेंट होते हैं। बिल्कुल। सेकंड आपका जो सिस्टम होता है वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें आपके बोन्स और मसल्स आते हैं। आपके बोन्स और मसल्स अगर हेल्दी हैं तो ऑफ कोर्स आपको पेन नहीं हो रहा है, आपके जॉइंट्स ठीक हैं, तो आप ठीक से काम कर पा रहे हैं, आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। सेम आपका नेक्स्ट सिस्टम होता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, मतलब सिस्टम जो आपके हार्ट से रिलेटेड है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं, आप चलते हुए, कार्डियो एक्सरसाइज करते हुए, डांसिंग करते हुए, तो उन सब चीज़ों से आपका हार्ट स्ट्रांग रह रहा है। अगर आपका हार्ट स्ट्रांग है तो आप शायद बहुत लंबे समय तक आप बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो या वो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना हो। इसी तरीके से और सिस्टम्स हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स आते हैं, आपका डाइजेशन प्रॉपर रहता है, आपके हार्मोन्स ठीक से काम करते हैं। इसी तरीके से आपका जितना भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब आपका यूरिन का आउटपुट है, आपका यूरिन आउटपुट प्रॉपर रहता है। तो एक्सरसाइजेस आपको सारे सिस्टम्स को ठीक से काम करने में हेल्प करती हैं। और आपको पता होगा हमारी बॉडी की एक प्रोसेस है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी चोट लग जाए तो हमारी बॉडी खुद को हील करने की कोशिश करती है। तो आपकी हीलिंग पावर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं जब आप प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं। और यही तो हमारा गोल है ना, टू प्रमोट गुड हेल्थ। मतलब हम उसी के लिए शायद आज यहाँ पर मिले हैं, आज उसके लिए बात कर रहे हैं, ताकि हम लोगों की हेल्थ को प्रमोट कर पाएं। और जो लोग ऑलरेडी हेल्दी हैं वो अपनी हेल्दी लाइफ को ही और मैं चाहूँगी कि हर इंडिया के लोगों की जो है उम्र वो 100 साल से भी ज़्यादा हो तो सस्टेन कर पाएं अपनी गुड हेल्थ को। बिल्कुल, ये आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा मुद्दा है। और आज नहीं, ये शायद से जो रहने वाला है, क्योंकि अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की यहाँ पर बात हो रही है। साथ ही साथ कि जो कि हमारा ये जो प्रोग्राम है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो, इसमें यही हमारा जो मकसद रहेगा, आप तक सारी जानकारी पहुँचाना, अलग अलग सस्टेनेबिलिटी जो गोल्स हम आपके लिए लेके आए हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से कि मेरा टॉपिक जो है वो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि SDG गोल नंबर 3। इसी के साथ यहाँ पर बातें चल रही हैं तो मैम जानना चाहूँगी, एक्सरसाइज की हमने बात करी है तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक एक्सरसाइज की एक कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें आती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। साक्षी, अगर मैं आपके लिसनर्स को बताना चाहूँ तो आपको सबको हम सबको पता है हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ब्रीथ कर पाते हैं, हम मैं ये बोलूँगी कि हम सब जिंदा हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो ठीक है जी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कोविड की, तो कोविड के बाद ऑल्दो हम सब लोग थोड़ा बीमार हुए, सब बहुत कुछ गलत हुआ, बट फिर भी हम लोग अवेयर हो गए SpO2 लेवल्स को लेकर के कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो लेवल जो है वो 95 अबव होना चाहिए। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं
तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या कर रहे हैं, हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हम हमारी बॉडी के हर एक सेल को, एक छोटे से छोटे टिश्यू को भी प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुंचा पाए। जब हमारी लंग्स ठीक से काम करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन एक्सचेंज बॉडी में प्रॉपर होता है। जब हमारा ऑक्सीजन एक्सचेंज बॉडी में प्रॉपर होता है तो बाकी सारे टिश्यूज को काम करने के लिए हेल्प मिलता है। तो इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को हम हमेशा एक कंपोनेंट ऑफ एक्सरसाइज रखते हैं और हमेशा बोलते हैं कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 15 से 20 मिनट के लिए करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है अगर आप हर रोज करें, पर अगर हर रोज नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में आप 3 दिन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। और ये आज के लिए कोई एक नई एक्सरसाइज नहीं है, आप सबको पता है कि योगा सालों साल पुराना एक थेरेपी है जो इंडिया से ही बना है। तो योगा में पूरा फोकस ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर होता है। आप चाहे आसन करें या आप प्राणायाम करें, आपका पूरा फोकस अपनी सांस और श्वास पर ही रहता है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो है बहुत ही ज़रूरी बात, क्योंकि इम्पोर्टेंस जो है हमने जानी है अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ ही हम जानना चाहूँगी, क्योंकि अब जो आपने कहा है कि क्योंकि अब बात करें अगर हमारे मेंटल हेल्थ की भी, तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मेंटल हेल्थ भी हमारी कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं कि इस चीज़ को लेके। हालांकि दूसरे और भी एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ अगर बात करूँ स्ट्रेस की, अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस होता है वो भी बड़ा डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बात करूँगी कि ब्रीदिंग जो है और स्ट्रेस का ये क्या कुछ मेल है, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। साक्षी, जैसे कि हमने कल भी बात किया था सॉरी, स्ट्रेस जो है वो बढ़ता है आपकी बॉडी में 2 तरीके से। एक होता है फिजिकल स्ट्रेस, दूसरा होता है मेंटल स्ट्रेस। तो अगर आपको किसी भी वजह से मेंटल स्ट्रेस हो रहा है और आप ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप जब भी हम किसी को भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं तो हम हमेशा शुरू करते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप स्टार्ट कीजिए, आप पूरा कंसंट्रेशन करिए अपनी ब्रेथ पर। तो जब आप ब्रेथ पर कंसंट्रेशन लेकर के आते हैं, एक किसी भी पॉइंट पर कंसंट्रेशन करने के लिए आपको बाकी सब चीज़ों से अपने माइंड को हटाना पड़ता है। तो एक तो वही पॉइंट आ जाता है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा, जब भी हम कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ फील गुड हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं। जब आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उस टाइम पर आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस को रिलीव कर देती है। तो हालांकि मेंटल स्ट्रेस जो है वो ब्रीदिंग से रिलीव होता है, बट उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी फिजिकल स्ट्रेस है वो भी प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक से रिलीव होता है। तो इसीलिए ब्रीदिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे भी मैंने पहले भी बोला, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में प्रॉपर रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अगर आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स बने हैं, फ्री रेडिकल्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं, तो फ्री रेडिकल्स बनने की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो स्ट्रेस भी रिलीव होता है। बिल्कुल। तो ये जो है, क्योंकि आपको करनी है एक्सरसाइजेस ज़रूरी है। हम सिर्फ बात करते हैं कि आप सुबह उठिए, वॉक कीजिए, उसके बाद आप थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन सही एक्सरसाइज का होना भी ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ा सा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर थोड़ा फोकस कीजिए। हो सकता है श्वासों पर जब हम थोड़ा सा हम काबू रखते हैं, कंट्रोल में उनको रखते हैं, या फिर हमें पता है फोकस भी हमारा धीरे धीरे बढ़ता है, कंसंट्रेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, अच्छी लाइफस्टाइल पर आप आ सकते हैं। एक अच्छी गुड हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मिल सकती है। आप अपनी हेल्थ को सस्टेन कर सकते हैं, और यही तो हमारा मुद्दा है ना, यानी कि सस्टेनेबिलिटी। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी के साथ जो अगला सवाल मेरा मैम से रहेगा वो ये रहेगा कि मैम बात करें अगर, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सरसाइज की बात करी है, स्ट्रेस की बात करी है, तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट की अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो कोई रूल है जिसकी तरह से हम उसे कर सकते हैं, तो वो आपसे जानना चाहूँगी। साक्षी, जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करते हैं तो हम उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं। डीप ब्रीदिंग का मतलब है कि आपने अपनी सांस को पूरा लंग्स के अंदर भरा, उसको कुछ टाइम के लिए रोका ताकि लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो बेटर हो जाए, और फिर आपने उसको बाहर छोड़ा। तो वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो उसके लिए हम ऐसा रूल जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल हो वो मैं जो बता पाती हूँ सिर्फ ये है कि आप जितने भी सेकंड्स आप जब शुरू करें उस चीज़ को, तो आप जितनी धीरे हो सके उतनी धीरे सांस अपने लंग्स में भरिए।
आप नाक से सांस लीजिए, अपने मुंह को बंद रखिए, नाक से सांस लीजिए, पूरा लंग्स को फूलने दीजिए, अपने लंग्स में सांस भरिए। उसके बाद आप सांस को अंदर ही रोक लीजिए जब तक कि आप कंफर्टेबली रोक पाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने लंग्स में सांस भरने का प्रोसेस आपका 4 से 5 सेकंड का हुआ। तो जब आप सांस छोड़ रहे हैं, जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वो प्रोसेस आपके इनहेलेशन, जो ब्रीद इन प्रोसेस था, उससे लंबा हो। तो अगर आप इस तरीके से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं तो 20 से 25 रिपीटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जितना कंफर्टेबल हो, मैं नहीं बोलूँगी आप हो सकता है कि आप जो सुन रहे हो वो कोई 70 साल के लोग हो और आज पहली बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हो, तो खुद को स्ट्रेस मत दीजिए। जितना कंफर्टेबली आप स्टार्ट कर सकते हो उतना कंफर्टेबली स्टार्ट कीजिए। बस एक रूल याद रखिए कि आपका इनहेलेशन प्रोसेस आपके एक्सहेलेशन प्रोसेस से छोटा होना चाहिए। अगर आप 4 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं या ब्रीद इन कर रहे हैं तो 6 सेकंड्स में ब्रीद आउट कीजिए। तो इस रूल को आप फॉलो करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही एक सही जानकारी जो है यहाँ पर मिली है और हमें जो है ये सारी चीज़ें पता होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बस देखिए सही जो तरीका होता है ना, हमें सही गाइडेंस है, सही एक्सपर्ट से मिलता है। क्योंकि आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह से आप जो है अगर ब्रीद इन कर रहे हैं तो वो 4 सेकंड का अगर आप कर रहे हैं तो वो पूरे प्रॉपर, अगर आप जितने मिनट में या फिर जितना आप सेकंड ले रहे हैं उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका ब्रीद आउट का टाइमिंग जो है। साक्षी, इधर यहाँ एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी। जब भी हम ब्रीद इन करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने चेस्ट वाले पार्ट को फुलाएं, ना कि अपने पेट को। तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका चेस्ट फूलना चाहिए, आपका पेट नहीं। हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग को प्रमोट नहीं करना है। जी, तो आप जी, थोड़ा जी। सा चेंज करके इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। जी। और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर, इससे आपके जो लंग्स हैं इसमें भी जो है एग्जैक्टली सुधार आता है। ये लंग्स में भी सुधार आएगा। अगर कोई डायबिटिक है तो उनको हेल्प मिलेगी, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होंगे और ऑफ कोर्स स्ट्रेस कम होगा। आपके और भी फर्दर जो भी इश्यूज हैं, जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, साक्षी आजकल हम सब लोग क्लोज्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं। हमारे ऑफिसेज में एसीज हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसमेंट्स में काम करते हैं जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। तो उन सब लोगों का ये देखा गया है कि इन सब वजहों से आपकी एजिंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो गया। जल्दी हम एज हो रहे हैं, चाहे वो झुर्रियाँ पड़ना हो या वो थकान महसूस होना हो या वो रेपिटेटिवली हेडेक होना हो, वो सब चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। तो अगर हम घर जा कर के या हर रोज़ सुबह ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए हम ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अपनी बॉडी में इंक्रीज करेंगे, फ्री रेडिकल्स कम बनेंगे, तो हम अपनी हेल्थ को प्रमोट करेंगे। और एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए लगे कि सांस ज़्यादा फूल रही है या आप उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रहे, तो ऑफ कोर्स आपको असिस्टेंस लेना चाहिए, आपको हेल्प लेनी चाहिए। बट नहीं तो अगर आप चाहें तो खुद भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज घर पर शुरू कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को सस्टेन कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज को स्टार्ट करके। बिल्कुल। तो जैसे कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, देखिए अगर आप वर्क प्लेस पे हैं अपने, तो थोड़ा सा आप ना टाइम निकालिए। और ये ना, ये जो ब्रेक्स लेने भी ज़रूरी है, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, हम इस पर बात कर रहे थे, तो ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। और थोड़े थोड़े टाइम में आप ब्रेक लेके थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप कहीं पर हैं तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, नेचुरल इन्वायरमेंट में आप जाके थोड़ा सा बैठिए, वहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और वापस से अपने काम में आइए। इससे आपका जो माइंड है ये, उसे भी फ्रेशनेस मिलती है, आपको भी अच्छा लगेगा। और एक फिर से जब फ्रेश स्टार्ट होती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। जहाँ तक, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं और काम बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अगर प्रेशर को जितना कम लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा काम आप कर पाएंगे, उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं साक्षी। अगर a healthy mind lives in a healthy body। बिल्कुल। So अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, अगर आपको कोई अंडरलाइन डिजीज नहीं है, तो आप ऑफ कोर्स अच्छा काम कर पाएंगे। और आप हम सब जानते हैं पोल्यूशन लेवल्स आजकल दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। हमारे फरीदाबाद में भी पोल्यूशन लेवल ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर बहुत हाई हो जाता है। तो उस टाइम पर भी आप अगर आपकी ऑलरेडी लंग्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप खुद को बचा लेंगे, बहुत सारी बीमारियों से आप खुद को सेव करेंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए। जी। एक साक्षी प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पर हम एक्सरसाइजेस को डिजाइन करते हैं, उसको हम फिट प्रिंसिपल कहते हैं, FITT। तो पहला F फॉर होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आप कितनी बार एक हफ्ते में एक्सरसाइज करेंगे। जी। तो रिकमेंडेड होता है कि आप 5 दिन एक हफ्ते में एक्सरसाइजेस कीजिए। सेकंड होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब किस पेस पर आप एक्सरसाइज करेंगे, कितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। ऑफ कोर्स एक 20 साल का जो लड़का है वो एक 70 साल के आदमी के कंपैरेटिवली एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकता है। तो आप इंटेंसिटी एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको धीरे से स्टार्ट कीजिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो एक सेम इंटेंसिटी पर एक्सरसाइजेस ना करते रहिए, फिर आपकी बॉडी को चैलेंज मिलने कम हो जाते हैं। तो अगर आज हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज या जिम जाना या फिर वॉक करना शुरू किया या साइकिलिंग करना शुरू किया है तो आप स्टार्ट कीजिए, इंटेंसिटी को बढ़ाते रहिए। थर्ड होता है टाइप। टाइप इज कौन सा टाइप का आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं जो हमेशा आप ऐड कीजिए। पहला होता है एरोबिक एक्सरसाइजेस, मतलब कोई भी टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिसमें आपकी सांस फूल रही है। दूसरा होता है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, कोई भी ऐसी टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिसमें आप वजन उठा रहे हैं, जैसे कि योगा में आसन करना एक टाइप ऑफ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, ठीक है। या फिर आप जिम जा रहे हैं, आप वेट्स उठा रहे हैं, वो एक टाइप ऑफ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। प्लैंक्स करना या उठक बैठक करना, स्क्वाट्स करना, वो सब स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में आते हैं। तो वो भी आप हफ्ते में 3 दिन कीजिए। और लास्ट आपका होता है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, जैसे कि कोई भी टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो वो भी तीनों टाइप की एक्सरसाइज को हमें अपनी शेड्यूल में ऐड करना चाहिए। एंड लास्ट इज ऑफ कोर्स टाइम। लास्ट T इज फॉर टाइम। तो टाइम मिनिमम जो है 150 घंटा, हम बोलते हैं कि मिनिमम 150 घंटा आपको एक पूरे हफ्ते में एक्सरसाइज करना है। दैट इज मिनिमम। उससे ज्यादा आपको धीरे धीरे खुद को बढ़ाना है। और 250 से 300 इट्स नॉट घंटा, इट्स मिनट्स। सो 250 से 300 मिनट्स तक पूरे हफ्ते में एक्सरसाइज करने पर खुद को लेकर के जाना है। अगर हम ये सब चीजें अपने घर पर शुरू कर लें, इन सब चीजों को सस्टेन करें, लंबे टाइम तक ये सब चीजें करते रहें, तो कहाँ आएंगी बीमारियां और क्यों आएंगी बीमारियां। बिल्कुल। और साथ ही लेकिन मैम यहाँ पर एक सवाल जो आके खड़ा हो जाता है, और वो है कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रॉपरली, अगर हम सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बाद हमने दोबारा से जो शाम के टाइम में एक्सरसाइज करी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम देखें कि जो अगर हम बात करें जो जिम जा रहे हैं, जो लोग जिम जा रहे हैं या फिर जो लोग जो है पार्क जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी आजकल आप देखिए कि पार्क्स में बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट्स लग गए हैं जो कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपने आप से भी कर रहे हैं। लेकिन ये ठीक है, हमने अपनी बॉडी को हेल्दी किया, लेकिन अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं तो इससे हमारी बॉडी पर इसका क्या असर पड़ता है? साक्षी, ज़्यादा एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है कि हम अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे रहे हैं हील करने के लिए। जब भी हम किसी मसल को स्ट्रेच करते हैं या हम कोई वेट उठाते हैं, वजन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मसल फाइबर्स हैं उसके अंदर टेंशन आती है, वो मसल फाइबर्स ब्रेक करते हैं। मैंने पहले भी बोला, हमारी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस है, खुद से बॉडी हील करती है अपनी चीज़ों को। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम दिन में 5 घंटे 6 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डाइट नहीं ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर आएगा। आप कोई ना कोई इंजरी लेकर के बैठ जाएंगे, जिससे कि ये सब चीज़ें होंगी। जैसे मैंने बहुत बार देखा है साक्षी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैफीन डोज लेने के बाद, एक्स्ट्रा कैफीन खाने के बाद वो एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज 150 मिनट या 2 घंटे हो गए करते हुए, दे कंटिन्यू फॉर 3 आवर्स 3.5 आवर्स एंड अल्टीमेटली कोई ना कोई इंजरी लेकर के बैठ जाते हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो हाँ, आपकी बॉडी का आपका प्रोफेशन ही वो है अगर, तो भी आपको खुद को ट्रेन करना है विद टाइम। पहला दिन शुरू कीजिए और पहले दिन पे 1 घंटा, दूसरे दिन पर 2 घंटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज की एक लिमिट है, तो आप उस चीज अपनी बॉडी को टाइम दीजिए हील करने का। और अगर आप एक्सरसाइज सारी तरीके से कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अपनी डाइट को भी उसके हिसाब से रखिए, ताकि आप बर्गर खा करके एक्सरसाइज करने से हमेशा बेटर है कि सोयाबीन रोल खा करके एक्सरसाइज करना। बिल्कुल। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग खुद को हेल्दी बनाएंगे। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम क्या करते हैं जब भी हम जिमिंग करते हैं या फिर हम बात करें अगर नॉर्मल एक्सरसाइजेज की,
तो हम क्या करते हैं कि डाइट पर ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, हम सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें हम वर्कआउट तो कर रहे हैं, ये सारा हम वर्कआउट के टाइम पर हम अगर ऐसा फैटी फूड खा रहे हैं तो एक्सरसाइज करके वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि आप जितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, क्या उतना आप जो है वो फैट बर्न कर भी रहे हैं नहीं? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम जितना खा लेते हैं, फैट फूड खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं, लेकिन जंक फूड तो पहले देखिए हमारी हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं है। और अगर बिल्कुल, आप जैसे अभी आपके पहले भी आप डॉक्टर महक कत्याल अभी जी, मैं जी। सुन रही थी, वो प्रोसेस्ड फूड के बारे में बता बात रहे कर रहे थे। थे exactly। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, हम्म। प्रोसेस्ड फूड को आप जितना अपनी डाइट में कम रखेंगे आप उतनी बेटर एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर आपने अच्छा खाया है तभी आप अच्छा एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर आप ठीक से खा ही नहीं रहे हैं तो एक्सरसाइज भी फिर नहीं हो पाएगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। जी। और जो कि अगर आपको चाहिए कि अगर हम सस्टेनेबल लाइफ की बात कर रहे हैं कि अगर आपको चाहिए कि लाइफ जो है आपकी अच्छी लंबी रहे, क्योंकि आजकल क्या होता है हम ना ये सोचते हैं, मैम भी वाकई होंगी इनसे, कि पहले के टाइम में ना लोग होते थे कि हम चलो 80-90 साल तक हम एक टारगेट रखते थे कि ये तो है ही, कहीं नहीं गए हैं, 100 मतलब 100 का भी हम आजकल अगर हम सुने भी किसी किसी के अगर दादा दादी पर नानी होंगे तो वो बोल रहे होंगे कि 100 क्रॉस हो चुके हैं, तो हमें लगता है अरे बाप रे 100। बल्कि पहले के टाइम में ये बिल्कुल नॉर्मल था कि 100 साल तक तो वो इंसान है ही। लेकिन आजकल हम क्या सोचते हैं कि जैसे 60 जिले हमारी एक ऐसी हम सोच हमारी ऐसी बन गई है, हम ऐसे अंदर मेंटली सोचने लग गए हैं कि बस आजकल आप बात भी करें, अगर हम यंगस्टर से बात करें कि कितनी होनी चाहिए, अगर हम एक बात करें तो वो कहते हैं कि बस 60-70 हो जाए इतना काफी है और कितना जिएंगे। लेकिन आप देखिए कि एक अच्छी लाइफ अगर आपकी रहेगी और अगर हम अपना फ्यूचर अच्छा देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम अपने मिड लाइफ में ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद भी देखिए कि अगर हम 60 साल ही तो होता है ना साक्षी, जब आप दादा दादी और नाना नानी वाले पोजीशन पे आते हैं तो वो तो वही तो लाइफ है जहाँ पर हमें एंजॉय करना है। पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ ही तो एंजॉय करनी है। बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डे 1 से आप खुद को हेल्दी रखिए। साक्षी, मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। मेरी दादी हैं, शी इज 97। वाओ। एंड मेरी दादी आज भी, टच वुड, मेरी दादी आज भी खुद से खड़े होकर के मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर वॉक करती हैं। ऑल्दो वो घर के छज्जे में ही चल रही होती हैं, बहुत ओल्ड एज है तो उतना चलना भी उनके लिए काफी है, पर मैं बोलूंगी कि 97 पर भी वो अपना खुद का रूटीन खुद फॉलो कर पा रही है। खुद से वॉशरूम जा रही हैं, खुद से अपने खाना खाना, अपनी प्लेट्स लेना, वो ठीक से देख पाती हैं, उनको कोई कैटरैक्ट नहीं है, वो ठीक से सुन पाती हैं, उनको सुनने में इशू नहीं है। सिर्फ इसीलिए मैंने बचपन से देखा, मेरी दादी के हाथ पर हमेशा एक घड़ी होती थी और वो हमेशा वो घड़ी पहन करके रखती थी। टाइम पर खाना, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना और टाइम पर एक्सरसाइज करना। आज से 15 से 20 साल पहले जब मेरी दादी 70s में होती थी तो वो इतना तेज चलती थी कि मेरे को उनको मैच करना मुश्किल होता था। तो वही चीज थी जो आज तक उनको हेल्दी रखे हुए है और यही सब लोग पहले वाले लोग करते थे। हम उन चीज़ों से थोड़ा दूर आ गए, हमने अपने टाइम को, अपने स्ट्रेस लेवल को इतना बढ़ा लिया कि हमने एक्सरसाइज को ध्यान नहीं दिया। पर ध्यान देना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और सेम वे आउट, जो आपके योगी होते थे, जो मुनि होते थे, जो सालों साल जो है तप करते थे, उसके बाद जीते थे वो लोग 120-125 साल तक जीते थे। वो सिर्फ इसीलिए जी पाते थे साक्षी क्योंकि उनका कंट्रोल था, अपनी ब्रेथ पर कंट्रोल था, अपनी बॉडी सिस्टम्स पर कंट्रोल था। और हम भी चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको योगा सेंटर्स जाने की, आपको सिर्फ डिटर्मिनेशन की जरूरत है। जिम जाने की या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से पहले डिटर्मिनेशन की जरूरत है। रूटीन में लाइए, चीजें स्टार्ट कीजिए। फिर कुछ हेल्प चाहिए तो हम सब लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैम, क्योंकि आपने अपनी दादी की बात यहाँ पर बताई है और वो 97 है और डेटफुड वो ऐसे ही उनकी जो उम्र है वो ऐसी आगे बढ़ती रहे। साथ ही मैम आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पर अब बड़े बुजुर्गों की बात करी तो एक बहुत ही अहम टॉपिक यहाँ पर आ जाता है और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो हमारे मन में यही आता है कि वो ज़्यादा वॉक ना करें, वो ज़्यादा चले ना, कोई एक्सरसाइज ना करे, कोई भी ऐसी स्किल्स ना करे जिससे वो ज़्यादा तेज मतलब एकदम से थक जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ ना करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनसे हम ये ज़रूर हम उनका रहता है कि एक्सरसाइज आप मत कीजिए, आप एक जगह पे आप बैठ जाइए। लेकिन आपसे मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये तरीका सही है? क्योंकि अगर हमें एक सस्टेनेबिलिटी की हम बात करें, सस्टेन लाइफ की अगर बात करें, गुड हेल्थ की बात करें, बड़े बुजुर्गों की हमें अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी लाइफस्टाइल को देखते हुए क्या उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए?
बिल्कुल साक्षी, ये मिथ है कि आप बैठ जाएंगे तो आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल गलत है। इस मंशा को आपको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। देखिए, जब आप 40 साल से ऊपर चले जाते हैं, आई एम सॉरी मैं बोलूँगी 40 साल, जी। तब आपकी मसल्स जो हैं वो एज होना शुरू कर देती हैं, आपकी मसल्स डिप्लीट होना शुरू कर देती हैं। कुछ लोग होते हैं जो 60 साल की उम्र में भी 30 साल की उम्र वाले लोगों वाली एक्सरसाइजेस कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से वो एक्सरसाइजेस को किया है। तो आप बिल्कुल मैं बोलूँगी कि जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, मतलब जो सीनियर सिटीजन है, 60 प्लस लोग हैं जी। उनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पहली चीज़, वो अपने, अब वो रिटायर हो चुके हैं तो अपने वर्क प्लेसेस पर नहीं जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका रूटीन जो है वो चेंज हो गया है। तो बिल्कुल उनके लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और मैं फिर बोलूँगी कि जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए भी फिट प्रिंसिपल बिल्कुल लागू होता है। उनको भी अपनी फ्रीक्वेंसी, टाइम, इंटेंसिटी एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने हर रोज आधा घंटा वॉक कर रहे हैं तो आप उसको आधा घंटा ही रखिए, आप टाइम आधा घंटा रखिए। पर अगर डे 1 पर आप आधे घंटे में आधा किलोमीटर चल रहे थे, तो नेक्स्ट डे पर या एक हफ्ते बाद हो सकता है कि आप 600 मीटर चलें या आप 700 मीटर चलें। तो उस तरीके से आप अपनी बॉडी को ट्रेन कीजिए, अपनी चीज़ों को इंक्रीज कीजिए। और जीरियाट्रिक लोगों के लिए एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि 60 साल प्लस जब आप हो जाते हैं तो इंजरीज के चांसेस कॉमन हो जाते हैं, आपकी मसल्स थोड़ा डिहाइड्रेटेड होती हैं, आपके जॉइंट्स प्रोन हो जाते हैं कि आपको इंजरीज हो सकती हैं। सेम वे बैलेंस जो है हमारा वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है 60 साल की उम्र के बाद। तो आप कोशिश कीजिए कि बारिशों के सीज़न में आप स्लिपरी सरफेस पर एक्सरसाइज ना करें, या बारिशों के सीज़न में आप घर पर एक्सरसाइज करें। इसी तरीके से अंधेरे के टाइम पर आप एक्सरसाइज करने ना निकले। सुबह भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 4 बजे एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाते हैं। तो 4 बजे नहीं निकल करके जब सनराइज हो जाता है 5 बजे, 5:30 बजे आप एक्सरसाइज करने के लिए निकलिए। और जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है तो ये बात भी बोलना चाहूँगी कि हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ पहन करके एक्सरसाइज कीजिए। आपको नहीं करना है कि आप किसी भी तरीके से चप्पल पहन करके एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई और फुटवेयर पहन करके एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको खुद को प्रिवेंट भी करना है गिरने से, स्लिप होने से, चोट लगने से। क्योंकि आपको अगर चोट लगेगी तो हीलिंग थोड़ी दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली डिलेड होगी। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी बात जो है यहाँ पर बताई है, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीज़न का हमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको एक बात कहती हूँ यहाँ पर, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, अगर मैं बात करूँ हमारे माता पिता की, देखिए हमारी जो माँ होती है ना, वो गृहस्थी को बनाती है। हमारे जो पिता होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पिता जो है वो एक छत की तरह होते हैं, घर की जैसे छत होती है। लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो घर की रूट्स होती हैं ना। घर के, वो जो घर फूलता फलता तभी है जब उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। इसी के साथ ही कि तो हमारे बड़े बुजुर्गों का ना हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। वो आपसे कहेंगे नहीं, लेकिन आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है, उन्हें बताना है, और साथ ही उनकी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए, बचपन में ना उन्होंने आपका हाथ थामा, लेकिन अब ज़रूरत है कि आप उनका हाथ थामें, उनका साथ दें, उनसे ढेर सारी बातें कीजिए, और साथ ही साथ उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सस्टेनेबिलिटी की, किस तरह सस्टेन कर सकते हैं। तो देखिए, अब वो आपसे कहेंगे नहीं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन ये ज़रूर वो कहेंगे कि थोड़ा सा बैठिए, बात कीजिए। तो आपको उन बातों में उनको ये ज़रूर बताना है कि आप ज़रा उठिए, जाइए, थोड़ी वॉक कीजिए। और थोड़ी बहुत वॉक से कुछ नहीं होगा, आपको ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा उनके साथ वॉक कीजिए। और जब मैं आपको बताऊँ कि अगर आप उनके साथ साथ वॉक करते हैं ना, तो एक थोड़ा सपोर्ट भी बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, वो लोग एंजॉय करते हैं आपके साथ जाना, अपने पोता पोती के साथ जाना। बहुत सारे बुजुर्गों को मैंने देखा है कि पार्क में अपने छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं, वो लोग एंजॉय करते हैं, और वही एंजॉयमेंट उनका स्ट्रेस रिलीव करती है। और बहुत ज़रूरी है उन सब के लिए। पर हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनको ध्यान रखना है। वो क्या कर रहे हैं, हमें ही उनका ध्यान रखना है। अगर आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस आधे घंटे में जा करके 5 मिनट में पार्क में बैठ करके वापस आ रहे हैं, तो वो गलत है। आप ध्यान रखिए, उनको बताइए कि अगर वो कोई भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, तो अब जब आप एज करते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी अपने बच्चों पर इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप खुद की हेल्थ को सस्टेन करेंगे, अपनी हेल्थ को बनाए रखेंगे, घर पर ही एक्सरसाइज करेंगे,
तो आपको डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, डिपेंडेंसी कम होगी तो आप खुद से कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ ही साथ यहाँ पर ना, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों की बात हो रही है और मुझे अपने दादा-दादी, नाना-नानी, क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं उनको मैंने कुछ टाइम पहले ही मुझसे दूर हो गए वो, लेकिन वो जो टाइम है ना, जब वो याद करती हूँ मैं, और वो जो मेमोरीज़ है वो हमेशा, क्योंकि हमारे जो बड़े बुज़ुर्गों की मेमोरीज़ है वो हमारे साथ रहती है और बिल्कुल। लाइफ लॉन्ग साथ रहती है, तो हम जब भी मैं उन्हें याद करती हूँ तो हम एक अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ कि आज भी वो मेरे साथ है, और उनका जो आशीर्वाद है। एक्चुअली हम बहुत बार बोलते हैं कि हमारी मम्मा ने उस बात पर डांटा या पापा ने उस बात पर हमें टोक दिया, लेकिन किसी को शायद याद नहीं होगा कि हमारे दादा दादी ने हमें किस बात पर डांटा या किस बात पर, क्योंकि वो नहीं। हमेशा प्यार ही देने के लिए हैं। जी, जी। उनका डांटना उनके बच्चों तक खत्म हो गया, अब वो सिर्फ प्यार ही देंगे, तो बिल्कुल। इसीलिए उनकी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यही जो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि देखिए, हमारे जो बड़े बुज़ुर्गों का आप ख़्याल रखिए, क्योंकि ये जो पूँजी है ना, वो उनके जो धन दौलत और इन सब में नहीं है, बल्कि उनका जो एक्सपीरियंस है ना, उसमें है। उनका जो प्यार है वही आपके लिए पूँजी है, और उस पूँजी को ना आप खुद से दूर मत होने दीजिए। उनका ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ का ख़्याल रखिए। इसी के साथ यहाँ पर मैं हम चाहूँगी अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, और साथ ही अगला सवाल जो है, बात करें अगर डायबिटीज़ की बात करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक, और ये जो है हमारे ना सिर्फ आजकल बड़े बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है, बल्कि हमारे जो छोटी एज में भी, जो इवन जो गर्ल्स भी हैं, पीसीओएस की प्रॉब्लम के बाद आप देखिए प्री डायबिटिक से स्टेज पे पहुंच जाते हैं, डायबिटीज़ वहाँ से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं इन क्रॉनिक डिजीज़ के बाद हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। इससे जानना चाहूँगी आपसे मैम कि अगर प्रॉब्लम्स की अगर बात करूँ तो क्या-क्या दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ता है डायबिटिक स्टेज पे आके? आपने बिल्कुल सही बात पूछी साक्षी। डायबिटीज जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम उसको कहते ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, इसीलिए आपको डायबिटीज है। मैं टाइप 1 डायबिटीज की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन बना ही नहीं पाती है, वो कुछ और है। लेकिन जब हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं, उस डायबिटीज में सिर्फ आपको हो ही तभी रहा है जब आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। और आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके दवाइयों से हट सकते हैं, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप हो सकता है कि आपको लाइफ टाइम उन सब दवाइयों की या आपको डायबिटीज से रिलेटेड डिजीजेस की जरूरत, मतलब आप ठीक रहें, डायबिटीज होते हुए भी आप ठीक रहें। जी, जी। तो मॉडिफिकेशन करना लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज जब किसी को भी हो जाती है तो ये सिर्फ एक मैं बोलूँगी एक सिस्टम का डिजीज नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन नहीं बना पाएगी या प्रॉपर जितना इंसुलिन आपकी बॉडी को चाहिए ग्लूकोज को नॉर्मल करने के लिए वो नहीं बना पा रही, बल्कि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। हमने देखा है कि जब आपकी डायबिटीज़ जो है वो आपकी हार्ट पर असर डालती है, आपकी हार्ट की जो कैपेसिटी है काम करने की वो कम हो जाती है। सेम आपके नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी हम एक डिजीज बोलते हैं जिसमें आपकी नर्व्स जो है वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है डायबिटीज की वजह से। सेम वे आउट कैटरैक्ट, आपकी आईज पर असर आता है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो आपकी आईज पर असर आता है। तो सिंपल एक थंब रूल बोलूँगी, अगर आपको डायबिटीज को ठीक करना है तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए, आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। और एक लाइफस्टाइल को ठीक करना इज हमेशा सस्टेनेबल थिंग। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन लाइफस्टाइल ठीक रखिए और फिर वापस अपने पुराने वाले लाइफस्टाइल रूटीन पर आ जाएं। ऐसा वैसा करेंगे तो डायबिटीज कभी नहीं जाएगा। आपको हमेशा के लिए मेटफॉर्मिन जो आप नॉर्मल एक मेडिसिन है जो आप खाते रहते हैं वो हमेशा के लिए खाना पड़ेगा। बट अगर आप लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो आपकी डायबिटीज की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट जो है कम हो जाएगी। हो सकता है जब शुरू में अगर आप 500 mcg की मेडिसिन ले रहे हो तो धीरे धीरे वो 500 से घट करके जो है वो 200 पर या 250 पर या ऑल्टरनेट डे पर रह जाए, तो उतना करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और डायबिटीज से होने वाले अगेन जो बाकी सारे चेंजेस आने वाले हैं आप उस सबको भी सेव कर जाएंगे अगर डायबिटीज आपको नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन मैम आजकल जो है हम इस चीज़ों से अवेयर बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो है क्योंकि लाइफ टाइम है और उसके बाद कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है, डिसऑर्डर्स कितने ज़्यादा हो जाते हैं। ना सिर्फ फीमेल्स की हाँ मैं बात करूँ, इनफैक्ट मेल भी इन सबसे साक्षी इनफैक्ट मेल ही है जो डायबिटीज के लिए मोर प्रोन है। ऐसा प्रिविलेज है क्योंकि
डायबिटीज उन लोगों को होता है जिनका सेंट्रल ओबेसिटी है। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब होता है आपके फैट कंटेंट का इंक्रीज हो जाना आपके पेट के आसपास, आपके स्टमक के आसपास, मतलब पेट भर जाना नॉर्मल शब्दों में बोलूँ तो अगर आपका एक प्रॉपर मोटा वाला पेट है तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस इंक्रीज हो चुके हैं, तो उसको कम कीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, तो ही आप डायबिटीज को इम्पैक्ट डायबिटीज आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं साक्षी, बहुत सारे हमारे फुटबॉलर्स हैं, आप बिल्कुल जानते भी होंगे मेसी को। जी जी। वो लोग, उनको भी डायबिटीज था, वो लोग ने कमबैट किया, उसको तोड़ा और उसको मिथ को हटा करके दे प्लेड वेल। सो आप खुद को आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डायबिटीज सिर्फ एक ब्लड शुगर हाई हो जाना है। अगर आप लाइफस्टाइल को करेक्ट कर लेंगे, साथ में जिस टाइम तक आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तब तक आप मेडिसिन लेंगे, तो लाइफ डायबिटीज एक वो डिजीज है जिसको हम खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही इसकी अवेयरनेस भी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि हम इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे आप सही रखें, तो अच्छा खाना खाएं, अच्छा आप अगर आहार ले रहे हैं तो उससे आप जो है अपने इन सब चीज़ों को ठीक करके रख सकते हैं और अच्छी एक लाइफ आपको मिल सकती है। यानी कि सस्टेनेबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ, सस्टेन लाइफ की अगर मैं बात कर रही हूँ, गुड हेल्थ की बात कर रही हूँ। और यही तो है हमारे शो का जो मुद्दा है, यानी कि ये जो हमारा प्रोग्राम है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो का, ये जो हमारा मुद्दा है, इसीलिए जो है इसमें हम बात करें सस्टेनेबिलिटी, तो ताकि आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाए, आपको अवेयर किया जाए, छोटी सी छोटी जानकारी आप तक, ताकि आप जो है अगर आपको प्रॉब्लम है तो सबसे ज़्यादा देखिए कि एक तो होता है कि इनिशियल स्टेज पे अगर हम किसी चीज़ों को हमें पता चल जाता है तो तुरंत आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ बड़ी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी बॉडी पेन है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। अगर आपको दांतों में कोई तकलीफ है आप डेंटिस्ट के पास जाइए। लापरवाही जहाँ हम आप कर देते हैं ना, वहाँ पर चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। अब आप देखिए कि अगर आप कोई भी एक जो टोकरी में आप कोई वेजिटेबल्स की आप ले लीजिए या फ्रूट्स की ले लीजिए, अगर एक टमाटर की टोकरी की हम बात करें, अब ढेर सारे उसमें टमाटर हैं और वैसे भी टमाटर थोड़े से महंगे हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया इसका। तो अब टमाटर महंगे और अगर एक टमाटर खराब हो जाता है और अगर हम उसमें से वो ना निकालें तो वो पूरी टोकरी को धीरे धीरे खराब कर देगा। और पता है साक्षी, यही होता है, अगर घर में कोई एक बीमार है तो आसपास के बाकी लोग तो इम्पैक्ट होंगे ही, साथ में उन लोगों के बाद आपकी कम्युनिटी भी इम्पैक्ट होगी और ऑफ कोर्स देश तो इम्पैक्ट होगा ही जी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि खुद को हेल्दी रखिए, तभी हम आगे दूसरों को हेल्प कर पाएंगे, दूसरों को हेल्दी रख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसलिए ज़रूरी है, तो अवेयर होना ज़रूरी है, एक सस्टेनेबल लाइफ होनी ज़रूरी है। स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा रहेगा ना, कंट्रीब्यूट आप हर चीज़ में कर सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में आप कर सकते हैं, और साथ ही स्वस्थ रहेंगे ना, दूसरों को भी स्वस्थ आप रखने की सलाह जरूर देंगे। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, अगर हम फिट होते हैं ना, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक ना दूसरों को बोल पाते हैं कि अगर हम खुद भी फिट नहीं होते तो हम ये नहीं बोलते हैं दूसरों को कि अरे कोई बात नहीं, और बस उनको देखे, अगर वो फिट है तो उनको देखे अरे फिट बहुत है, चलिए हम भी कल से करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप फिट हैं, अगर वो इंडिविजुअल फिट है, तो हम क्या करते हैं, एक को तो बोलते हैं, आसपास जितने लोग होते हैं अरे एक्सरसाइज नहीं करते हैं क्या आप, और वो चीज़ें हम फिर दूसरों को ना बताने लगते हैं। साक्षी, इसी बात पर बोलना चाहूँगी, एक साइकोलॉजी में एक फैक्ट कहा गया है, मैंने कल भी इस बारे में बात की थी। अगर आप कोई भी एक हैबिट को 21 दिन तक फॉलो करते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स, तो वो रूटीन आपकी हैबिट बन जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी दादी को मैंने बचपन से देखा है हाथ पर घड़ी बांध के टाइम पर खाना खाते हुए, टाइम पर सोते हुए, टाइम पर एक्सरसाइज करते हुए। तो अगर आप भी आज से शुरू करना चाहते हैं, आज से शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि 25 दिन, 20 दिन, 25 दिन आप उसको अपनी रेगुलर करेंगे। चाहे आप आज ऑफिस में रात को 9 बजे घर पहुंचे, बारिश थी, जैम था, हम लेट हो गए, बट मैं 9 बजे भी एक्सरसाइज करूंगी, मुझे वो रूटीन को तोड़ना नहीं है। जब आप वो रूटीन फॉलो करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाएंगी। और ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, खुद भी फील किया है कि जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती उस दिन मेरी बॉडी पेन करती है जी। तो वो चीज़ अगर हमने इनकॉर्पोरेट कर ली, अगर हम उस लेवल तक पहुंच गए, तो फिर आप सोच लीजिए कि हेल्थ आपके लिए सिर्फ एक टर्म रहेगी कि मैं हेल्दी हूँ, आप हमेशा यही कहेंगे। और इतना सारा पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी बीमारियों पे, शायद वो हम घूमने फिरने में या अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने में इन्वेस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल।
तो ये इसलिए ज़रूरी थी। देखिए हर चीज़ हमारी हेल्थ से ना जुड़ी हुई है, हमारा फ्यूचर जुड़ा है, हमारी हेल्थ अगर जुड़ी हुई है तो हमारे जो आसपास लोग हैं वो हमसे, क्योंकि अगर हम परेशान होते हैं ना किसी चीज़ से, तो हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे जो हमसे जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे जितने भी कनेक्टेड लोग हैं, उनको भी इससे प्रॉब्लम होती है। और ये बात का एग्जाम्पल मैं इसलिए यहाँ पर देना चाहूँगी कोविड का, कि देखिए जब कोविड हुआ था ना, तो हम जब फ़ोन पे कोई भी कॉल आता था हम सुनते थे कि पता है अब उनको कोविड हो गया है, अरे बाप रे। तो उसके बाद हम क्या करते थे, अरे दूसरों को भी बताते अरे कोविड हो गया, बताओ कितने वो थे और कैसे आप देखिए कि अब कितने ज़्यादा परेशान हैं, अच्छा ठीक कैसे किया जाए। हम अपनी अपनी तरह से ना अपने अपने हर किसी ने, हर रिलेटिव ने ऐसा किया है कि अगर हमें कुछ भी हुआ था उस टाइम पे तो फटाफट से ना कॉल आता था कि अब ये काढ़ा शुरू कर दीजिए, आप ये लेना शुरू कर दीजिए, वो दवाई ले लीजिए, उस डॉक्टर से टेलीफोनिक आप कॉन्वर्सेशन आप कर लीजिए। ये सारी जो चीज़ें थी ये थी तब, क्योंकि हमने ये फेस करी है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप फिट रहते हैं, अगर आप अच्छे से रहते हैं, गुड हेल्थ अपनी मेंटेन करके रखते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को सस्टेन रखते हैं, तो देखिए सब चीज़ आपके आसपास भी आपको खुशी ज़रूर होगी। और वो जो पॉजिटिविटी है ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अक्सर होता है कि नेगेटिविटी को ना हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, बस इस नेगेटिविटी को आपको दूर हटा फेंकना है और पॉजिटिव रहने की जितनी कोशिश हो सके। और मैं तो कहूँगी पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढिए। कि अगर आपको किसी ने कुछ बोल भी दिया ना तो उसको इतना प्रेशर मत लीजिए, बल्कि इतना सोचिए कि कोई बात नहीं, आज उनका दिन थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा हार्ड टाइम से वो गुजर रही हैं, कल ठीक है नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप अगर अपनी बातचीत उनसे अच्छी रखेंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके, देखिए आपके बर्ताव से, आपके बिहेवियर देखते हुए उनका भी गुस्सा चला जाए या उनका भी जो टाइम है वो धीरे धीरे सुधर जाए। इन बातों का देखिए ये जो है हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इस तरह से कहीं ना कहीं हमारी कनेक्ट होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप साक्षी, अगर हम सही हैं तो आसपास सब सही है। बिल्कुल एंड इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम यू। बिल्कुल आप खुश रहेंगे, आप सुखी रहेंगे तो ही आसपास पूरे घर को, कम्युनिटी को ठीक रख पाएंगे। बिल्कुल। साथ ही साथ मैम यहाँ पर जानना चाहूँगी कि अगर बात करूँ, अगर कमर दर्द की अगर हम बात करते हैं तो कुछ बड़े सारे मिथ्स इससे जुड़े हुए हैं कि Correct. जब भी हम कमर दर्द की बात करते हैं तो हमें लगता है कि अभी बैक पेन इशू है, तो हो सकता है कि हमने कुछ सामान उठा लिया और इस बिल्कुल, वजह से हो बिल्कुल। सकता है। लेकिन मैम यहाँ जानना चाहूँगी कि अगर बैक पेन की बात हो रही है, अगर सिवियर इशू है कोई, तो यहाँ पर अगर सर्जरी की मैं बात करूँ, क्योंकि बैक पेन सर्जरी से लोग बहुत डरते हैं, करवाते जी, नहीं जी। हैं। तो इसके मिथ्स की अगर बात करूँ तो क्या क्या ऐसे मिथ्स है, क्योंकि आप भी बहुत सारे केस ऐसे देखते होंगे कि बिल्कुल। लोग जो करवाते नहीं है, मना कर देंगे नहीं, अगर आप किसी को रिकमेंड Right, कीजिए कि सर्जरी करा दीजिए, वो मना कर देते हैं। तो ऐसे कोई केस आप बताना चाहेंगी, अपने कुछ एक्सपीरियंस आपने किए हैं? साक्षी, इंडिया में लोग, हाँ देखिए मैं इंडिया की भी नहीं, मैं बात करूँगी कि हर कोई सर्जरी से डरता है, मैं जी। बिल्कुल मानती हूँ। कमर दर्द जो है वो बहुत तरीके का होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग कहते हैं कि सामने की तरफ झुक करके अगर वजन उठा लिया तो वो कमर दर्द हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम सामने की तरफ झुकते हैं तो हमारी जो डिस्क है उसको अपने स्पेस पर से निकलने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपने सामने की तरफ झुक करके झटके से कोई वजन उठाया तो हो सकता है आपका डिस्क जो है अपने स्पेस से बाहर निकल जाए। आप जब स्पाइनल सर्जरी की बात करते हैं तो प्लीज़ एक अपने मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि डॉक्टर जो है वो पैसा बनाने के लिए सर्जरी कर रहे हैं। जी, डॉक्टर को रिजल्ट्स आपको देना होगा। अगर आपको दर्द है इसीलिए तो आप डॉक्टर के पास गए हैं ना, इसीलिए तो वो आपको सर्जरी बता रहे हैं। स्पाइनल सर्जरी के केसेस में बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस होते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको सर्वाइकल के टाइम पर नेक पेन के लिए अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है सर्जरी के लिए तो भी आप टेंशन मत लीजिए। आपको लो बैक पेन के लिए सजेस्ट किया, आप सर टेंशन मत लीजिए। हम सर्जरी के लिए सिर्फ तभी किसी को बोलते हैं जब या तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब फिजियोथेरेपी प्लस मेडिसिन काम करना बंद कर देती हैं, और या फिर उसके जो चांसेस हैं रिकवरी के वो बहुत कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 100 किलो का कोई 100 kgs की फीमेल है जी, जिसको बैक पेन है और वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रही है, सालों से उसने एक्सरसाइज नहीं की है और अब डिस्क इतनी दब चुकी है कि उसके पैरों में पेन रेडिएट करता है। उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप सर्जरी के लिए जाइए, बट जब तक कि हम कंजर्वेटिव वे से आपको ट्रीट कर सकते हैं हम उसी को ही अप्लाई करते हैं। नहीं तो अगर सर्जरी के लिए हो तो जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में 1/10 पॉपुलेशन जो है आउट ऑफ मतलब जितने भी 1.2 बिलियन लोग हैं उनमें से 1/10 हमारी पॉपुलेशन को कभी ना कभी वंस इन देयर लाइफ टाइम दे हैव
फेल्ट द बैक पेन। बट हम हर किसी को सर्जरी के लिए नहीं बोलते हैं जब तक केस एक्सट्रीम नहीं हो जाते हैं। बैक पेन की वजह से बहुत सारे लोगों को, लोग जनरली इस बात पर बात नहीं करते हैं, हमें बताते नहीं हैं, उनको बाउल और ब्लैडर प्रॉब्लम होती है। मतलब वो अपना जो यूरिन है उसको रोकने में वो लोग असमर्थ रहते हैं, उनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, ऐसा कुछ भी होता है। तो वो आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने फिजियोथेरेपिस्ट को या अपने न्यूरोलॉजिस्ट को या न्यूरोसर्जन को बताइए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप शायद प्रॉपर केस है जिसको हमें सर्जरी करना चाहिए। और आप अपनी एक और, मैंने साक्षी बहुत लोगों को देखा है, बैक पेन होते ही बेल्ट बांध लेना, कमर दर्द होते ही बेल्ट बांध लेना। आप प्लीज, जब तक आपके ऑर्थोपेडिशियन ने या आपके न्यूरोसर्जन ने या न्यूरोलॉजिस्ट ने आपको बैक पेन के लिए बेल्ट बांधने के लिए नहीं कहा है, आप तब तक बेल्ट मत बांधिए। हर किसी के लिए बेल्ट्स नहीं बनी है। बेल्ट सिर्फ उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं जिनको बैक पेन मसल टियर की वजह से हुआ है या फिर उनको कोई एक्यूट इंजरी है, मतलब अभी जैसे बैक पे कुछ टच कर गया आप, या फिर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम उन लोगों को जो बेल्ट्स हैं उनको रिकमेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सालों साल से दर्द रह रहा है और आप बेल्ट जो है उसको बांध के रखे हुए हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट नहीं है जब तक कि आपको रिकमेंड नहीं किया जाए। और दूसरी बात, एक ही बेल्ट हर किसी को फिट नहीं कर सकती है। तो मैंने बहुत घरों में देखा है कि मेरे को बैक पेन हुआ और मेरी मम्मा की बेल्ट पड़ी हुई थी तो मैंने वो लगा ली, या भाई की बेल्ट पड़ी हुई थी तो मैंने वो लगा ली। तो वो हर किसी को सेम बेल्ट रिकमेंडेड नहीं है। तो ये मिथ है, आप इसको ब्रेक कर दीजिए। बेल्ट पहनने से या फिर भुजंग आसन करने से या फिर सिर्फ और सिर्फ आप अपना क्या कहते हैं वॉक करने से आप अपने बैक पेन को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आप रिकमेंडेशंस लीजिए, आप सजेशंस लीजिए, उसके बाद आपको जो भी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप घर पर कीजिए, तभी आप अपने बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। और अगर उन सब चीज़ों को करने के बाद भी डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं कि सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो सही कह रहे हैं। हाँ, सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हर डॉक्टर आपका भला ही चाहता है, और मैं तो डॉक्टर्स डे पर ये कहना चाहूंगी कि हर डॉक्टर आपका भला चाहता है। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि आपका बुरा हो। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी और चीज के लिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो अगर आपको जरूरत है तो उस सर्जरी को करवाइए, और सक्सेस रेट्स बहुत हाई हैं। सिर्फ आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बहुत एक ज़रूरी बात कही है कि डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। अगर डॉक्टर जो, क्योंकि डॉक्टर आपको ऐसे ही नहीं बोल देते कि हम पर इन्होंने हवा में बोल दिया, पैसे बनाने के लिए बोल दिया, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने आपका डायग्नोज किया है, आपके बैक इश्यूज़ का उनको पता है, और आपसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने वो जो डिग्री जो ली है ना, वो बस ऐसे ही नहीं ली है, बल्कि उस पर काम किया है, मेहनत करी है, बहुत मेहनत के बाद मिलती है। बहुत मेहनत के बाद। मैं खुद भी ये जानती हूँ कि मेरे भी घर में जो है वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, और मैं जानती हूँ कि हर एक पॉइंट पे कितनी पढ़ाई की ज़रूरत होती है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उस मेहनत के बाद अगर डॉक्टर अगर ये सुनेंगे कि भाई ये तो पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं या अपनी फीस के लिए कर रहे हैं, तो शायद से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, जबकि वो चाहते हैं आपका भला हो, और आपका किस तरह से वो भला करें और आप जो है अच्छे से रहें, एक गुड हेल्थ मेंटेन कर पाएँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सस्टेनेबल हेल्थ के लिए और लाइफ के लिए। साथ ही इसी के साथ मैम यहाँ पर आपसे जो एक और सवाल है जानना चाहूँगी, जैसे कि अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी की, तो अगर कोई भी सर्जरी होती है तो फिजियोथेरेपी उसके बाद, क्योंकि उसके बाद भी हमें चाहिए होता है कि थोड़ा सा जब बैक इश्यूज हो जाते हैं या फिर कोई भी सर्जरी होती है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी सी हल्की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट क्या रोल निभाते हैं उस ड्यूरेशन पे, वो जरा जानना चाहते हैं। साक्षी, जब भी आप कोई भी सर्जरी करवाते हैं, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो या वो बैक पेन के लिए सर्जरी हो या वो शोल्डर के लिए सर्जरी हो, हिप रिप्लेसमेंट हो, तो उस टाइम पर देखिए, आप कभी भी सर्जरी के अंडरगोन जा रहे हैं तो आपको पहले तो कुछ टाइम के लिए, जब तक आपके स्टिचेस हील नहीं कर जाते, आपको रेस्ट पर रखा जाता है। रेस्ट पर रहने की वजह से हमारा मसल स्ट्रेंथ कम होता है। दूसरा, आपको कुछ लंबा टाइम से कुछ चल रहा था, बैक पेन चल रहा था, नी पेन चल रहा था, तो आप प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, मसल्स को प्रॉपर नहीं रख पा रहे थे, तो तब हमारा मसल वीकनेस होता है। इन सब की वजह से, और लास्ट जब हमारे कोई भी सूचर लगता है, कट लगता है, तो आपके मसल्स को ब्रेक करके वापस जोड़ा गया है, तो उन सब चीज़ों में बॉडी को हीलिंग
के बाद फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी हम्म, जॉइंट्स की रेंज को वापस लाने के लिए, आपको नॉर्मल लाइफ में वापस लेकर के जाने के लिए, और साथ ही साथ जो आपकी सर्जरी हुई है उसके सक्सेस रेट को इंक्रीज करने के लिए। मैंने बहुत बार देखा है क्योंकि सर्जरी इज़ 2 और 5 days ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी इज़ मे बी 5 weeks ट्रीटमेंट। तो लोग क्या करते हैं कि सर्जरी करवा करके फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं और फिर आसपास लोगों को और बोलते हैं कि यार मेरी सर्जरी तो सक्सेसफुल रही ही नहीं। तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपका ऑर्थोपेडिशियन आपको रिकमेंड कर रहा है कि इस टाइम तक आपको सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी करानी है, आप बिल्कुल कराइए। ट्रस्ट करिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट पर, और आप जो भी वो कह रहे हैं, जो भी एक्सरसाइजेस कह रहे हैं, उसको लंबा टाइम के लिए अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। बिल्कुल। इसी के साथ मैम, क्योंकि समय बहुत कम है और जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल जो है पूछना चाहूँगी कि क्या वो खास संदेश है जो आज आप हमारे सभी फरीदाबाद के लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगी? मैं बस यही बोलना चाहूँगी साक्षी कि हर डॉक्टर, हर एक फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशन वाले लोग, हम सब अवेलेबल हैं आपकी मदद के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा हम पर ट्रस्ट कीजिए, घर से बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, कोशिश कीजिए कि आप लोगों को हमारे पास नहीं आना पड़े, लेकिन अगर आना पड़े तो हिचकिचाइए नहीं, और हम लोग बिल्कुल आपको मदद करेंगे। आप बिल्कुल आइए, और साथ ही साथ चलते रहिए, फिट प्रिंसिपल को ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए, और लास्ट में फील गुड फील लाइफ। जी हाँ, फील गुड और ये फील लाइफ की ये तो है ही कि हमें हमेशा फील गुड होना चाहिए। हम कुछ भी खाना खाते हैं और अगर हम खाना खाएंगे, अच्छा आहार लेंगे, और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठता है, वो है एक्सरसाइज के साथ। अच्छा खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपना काम भी साथ साथ करेंगे, मेंटल पीस पर भी ध्यान देंगे, यानी कि आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों पे आप काम कीजिए, घूमिए फिरिए, और अपना पैसा जो है ना, वो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सेव कीजिए ताकि आप ट्रैवल कर सकें। तो अपने आप को जब आप हेल्दी रखेंगे ना, तो उसके बाद ये जो सारा पैसा है आप दवाइयों में ना खर्च करके, बल्कि आप अपने ट्रैवल पे, घूमने फिरने पे, बच्चों के फ्यूचर पे, अपने फ्यूचर पे लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी के साथ मैम, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे स्टूडियो आए, इतनी सारी बातें जो है हमने सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के गुड हेल्थ एंड वेलबींग पे करी है, हमारा SDG गोल नंबर 3, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद साक्षी, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप सभी लोगों को शायद कुछ बातें अच्छी लगी हों, कुछ बातें आप इनकॉर्पोरेट करें, तो शायद हमारा आज यहाँ पर बात करना सक्सेसफुल रहेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव 7.8 FM। फील गुड, फील लाइव।